वेलकम टू दिस क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अल्टरनेटिंग करंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट, कवरिंग की कंसेप्ट, डिटेल्ड नोट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ एंड उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होना चाहिए पीरियोडिकली। इट मीन्स कि वो एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, देन फिर उसका मैग्नीट्यूड कम हो, जीरो हो, फिर वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता हुआ एंड देन उसकी वैल्यू वापस से जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके का लगातार वेरिएशन जो है, जो एक साइन वेव के तौर पे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अब इस ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑल्टरनेट या चेंज कौन हो रहा है? दो चीजें, एक ईएमएफ एंड दूसरा करंट। ये दो ही चीज हमें वेरिएशन करते हुए दिखेगी। उसी के कंपैरिजन में अगर हम एक डायरेक्ट करंट को देखें, तो वो डायरेक्ट करंट बेसिकली फ्लो करता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ और एक सेम डायरेक्शन में, विच मीन्स कि वो एक ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक साइड डायरेक्शन में, तो ये दूसरे साइड नहीं दिखेगा और इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट भी रहेगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारा मेन टॉपिक है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल वो ये रहा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन है उसके, और अगर उसी के करस्पॉन्डिंग मैं करंट का रिप्रेजेंटेशन देखूं तो उसी ईएमएफ को मैं आर से डिवाइड कर दूंगा। ईएमएफ की वैल्यू रखने पे इट विल बी ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट अपॉन आर को ही हम लोग आई नॉट बोल देंगे। अब यहाँ पे दो तरह के टर्म है, एक जिस पे नॉट लगा हुआ है और एक जो डायरेक्ट लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, उसको भी समझ लेते हैं। जहां पे नॉट नहीं लगा है, आई और ई, इनको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है? ये लगातार बदल रही होंगी और डिपेंडिंग अपॉन आप टी की वैल्यू क्या डालोगे, ये वो वैल्यू निकल के आएगी। ऐसी वैल्यूज को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, उस मोमेंट की वैल्यू जिस मोमेंट का टाइम आपने डाला है, चाहे वो करंट का इंस्टेंटेनियस हो या ईएमएफ का हो। तो ये ईएमएफ का है, ये करंट का है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग आई नॉट और ई नॉट को देखें, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो सबसे पीक मैक्सिमम वैल्यू, या हम इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई या पीक वैल्यू हो गई। तो ये यहाँ डायग्राम में देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत काम के हैं, डेरिवेशंस में भी आएंगे। टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा का रिलेशन रखता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, किस तरीके से उसका फेज या उसका जो एंगल है, अब हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। सपोज यहाँ पे 0 है, देन ये पाई बाई 2 है, देन पाई है, तो ऐसे करके ये जो वेरिएशन हो रहा है साइन के हिसाब से, तो इसके अंदर ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले कर रहा है। तो टाइम पीरियड का उसके साथ रिलेशन हमें ध्यान में रखना है। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं, तो 1 बाई टाइम पीरियड यानी ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसफर करने पे ये बहुत काम का रिलेशन है हमारे पास। हमने इसको मार्क किया हुआ डिफरेंट कलर से, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी है जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। हर्ट्स इसकी यूनिट होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, इसकी यूनिट हर्ट्स होती है, या कभी कभी सीपीएस साइकिल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम ऊपर जो डिफाइन किए गए फॉर्मूले में ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था मेरे पास, ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी 2 पाई एफ, एफ की जगह रख दिया 1 अपॉन टी। तो ये एक फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्स की होती है। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का ध्यान रखेंगे जो डेरिवेशन में काम आएगा। कभी भी साइन 0 दिखे या इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिखे, 2 पाई 4 पाई, उन सभी की वैल्यू हमारी 0 होगी। कॉस 0 दिखे तो 1 होगा, कॉस 2 पाई दिखे तो भी 1 होगा, ये भी ध्यान में रखना है। कॉस पाई की वैल्यू जो है वो -1 होगी। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का भी हमें ध्यान रखना है। अब डेरिवेशंस को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है नंबर वाइज, जो हमारे काम के डेरिवेशंस है। सभी डेरिवेशन जो साइड बुक में मेंशन है वो काम के नहीं है, जो हमारे लिए मोस्टली काम के हैं, जो सिलेबस में सीबीएसई के लेटेस्ट मार्क ने हम लोग
जिनके उन डेरिवेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे या कवर करेंगे डिटेल में। ओके, तो डेरिवेशन जो सबसे पहला हमारा रहेगा, फर्स्ट डेरिवेशन, वो ये है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ये जीरो आती है वैल्यू, तो इसको प्रूफ करने को भी आ सकता है कि प्रूफ करो ये जीरो होगा, या फिर इसको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमें मालूम है कि करंट का वेरिएशन इस तरीके से होता है अगर वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो कि हमारा है एसी। अब फुल साइकिल बोला, वन कंप्लीट साइकिल, तो वन कंप्लीट साइकिल का मतलब है कि पूरा जीरो से लेके कैपिटल टी तक अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग सपोज कर लें डी क्यू फ्लो हो रहा है डी टी टाइम में, स्मॉल टाइम हमने डी टी लिया है। तो यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी आई डी टी, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे आई की वैल्यू हमने रख दी। ओके, अब टोटल चार्ज जब हम निकालेंगे तो हमें इसी डी क्यू को इंटीग्रेट करना होगा फुल टाइम जीरो से लेके टी तक में। इंटीग्रेट करेंगे तो आई नॉट बाहर आ जाएगा पहले, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा रहा। इंटीग्रेट हुआ जीरो से लेके टी तक। अब जहां चाहें हम लोग पहले ओमेगा को बाहर निकालेंगे और ओमेगा की जगह 2 पाई/टी रख सकते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग ने पहले ही देखा था। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट आई नॉट टी अपॉन में 2 पाई, क्योंकि टी ऊपर चला जाएगा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2 पाई/टी, और अपर लिमिट में टी 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 कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लोअर लिमिट में कॉस जीरो। अब ये जो टी टी कटने के बाद कॉस टू पाई की वैल्यू 1 होती, माइनस पहले से था, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, माइनस और प्लस कैंसिल, हमें नेट चार्ज एक फुल साइकिल में पता चला कि कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा है, एक तरीके से जीरो है नेट चार्ज। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एक फुल साइकिल में निकल के आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, आई एवरेज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, एंड दैट इज जीरो। चार्ज ही जीरो है तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ कोर्स जीरो ही आएगा। नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड डेरिवेशन, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। तो इसको डिफाइन पहले करेंगे डिराइव करने से। डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट का क्यों यहाँ पे नाम लिया, बिकॉज मीन, पहले तो एसी तो वेरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू बदलती जा रही है, लेकिन जो उसका एवरेज वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, और एक कोई भी करंट जो कि फिक्स होता है वो जनरली डीसी करंट होता है जो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ एसी वो एक डीसी करंट जैसा होगा, एक कंपैरिजन करते हुए वैल्यू ऑफ वो डायरेक्ट करंट जो कि सेम चार्ज को सेम टाइम में सेंड करे जो एक एसी सेंड कर रहा है हाफ टाइम पीरियड में। इट्स दैट सिंपल। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, आई एवरेज से या आई मीन लिख के ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ओके, कंसिडर करते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो अगेन हम लोग पहले भी यूज किया है। करंट जो कि स्मॉल टाइम डी क्यू में, सॉरी स्मॉल टाइम डी टी में जा रहा है, उसको डी क्यू मान लेते हैं। ओके, तो डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी हो गया। आई की वैल्यू रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, दैट्स आवर एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज। नाउ टोटल चार्ज जब हम निकालेंगे तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो से t/2 तक, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे dq। अब dq की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो जीरो से t हाफ आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, ये हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दी। dq की वैल्यू हमने ऊपर से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, आई नॉट हमने निकाला कॉमन, और साइन ओमेगा टी का ऑफकोर्स ये इंटीग्रेशन हमें पता है कि यही होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा हमने बाहर निकाला, और कॉस, एक चीज और ध्यान रखें, ओमेगा की जब नीड पड़ेगी 2 पाई/टी ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने डाला 2 पाई/टी, अपर लिमिट रखा t/2, माइनस लोअर लिमिट रखा जीरो, तो कॉस जीरो हो गया। टी टी कटा, टू टू कटा, हमें मिला कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, बाहर कटा में एज इट इज चल रहा है, खाली ओमेगा की जगह 2 पाई/टी रखा है, और टी हमारा ऊपर आ जाएगा। अब कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस जीरो की 1 होती है, माइनस पहले से, तो ये भी -1, माइनस माइनस 2 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 जो है वो कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया। वी विल गेट क्यू की वैल्यू आई नॉट टी अपॉन में पाई। अब अगर हमें टोटल करंट निकालना है जो कि हमारे हाफ टाइम पीरियड में गया है, हमने हाफ टाइम पीरियड ही डिफाइन किया, बिकॉज फुल टाइम पीरियड में तो चार्ज कुछ जा ही नहीं रहा है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो एवरेज जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टाइम, 2 ऊपर चला जाएगा, और क्यू की वैल्यू रखेंगे आई नॉट टी बाई पाई। तो टी से टी कट गया हमारा, वी विल गेट आई नॉट टी इंटू 2 अपॉन में पाई।
सो जो फाइनल हमारा फॉर्मूला निकल के आया आई एवरेज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई आई नॉट, जो हमारे ज्यादा काम का है वो ये है 0.637 आई नॉट। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एवरेज वैल्यू को देखें ईएमएफ की, तो वो सेम पैटर्न में होगा, खाली आई नॉट की जगह पे ई नॉट आ जाएगा, दैट्स ऑल, 0.637 ई नॉट। तो ये दो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले का सेट हो गया। अब हम लोग तीसरे डेरिवेशन को देखेंगे, जहां रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और या फिर हम कहें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी को डिराइव करेंगे, एंड अगेन डिराइव करने से पहले डिफाइन करेंगे। तो इट इज डिफाइन एज अगेन वैल्यू ऑफ डीसी, बिकॉज जो एवरेज या मीन या ये जितने भी टर्म्स आते हैं ना, ये सब एक कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो इनके लिए हम डीसी का सहारा लेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस हो चाहे वर्चुअल या इफेक्टिव हो, डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। कैसा डायरेक्ट करंट? जो कि सेम हीटिंग इफेक्ट पैदा करे एक रेजिस्टर के अंदर, जितना एक ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा हो, अगर उतने ही टाइम तक फ्लो कराया जाए। अब यहाँ पे टाइम हम फुल ले लेंगे, बिकॉज चार्ज भले ही ना हो फुल टाइम पीरियड में, नेट चार्ज या एवरेज चार्ज जो है वो जीरो आए, मगर फ्लो हो रहा है एक बार एक डायरेक्शन में, एक बार दूसरे डायरेक्शन में, तो हीट तो पैदा करेगा। तो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे फुल लेंगे, तो इंटीग्रेट यहाँ पे जीरो से लेके कैपिटल डी तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये कैसे डिफाइन हुआ? वो डीसी की वैल्यू जो कि सेम टाइम में सेम हीटिंग इफेक्ट पैदा करे, जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा हो उतने ही टाइम में। तो वो डीसी करंट जो है वो हमारे एसी का आरएमएस हो जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आई आरएमएस, आई इफेक्टिव या आई वी लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन कंसिडर करेंगे वही हमारा पुराना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है dt टाइम में, वो हम लोग ने किसी रजिस्टर R में अगर फ्लो हो रहा हो कोई करंट, तो हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो पैदा हो रहा है स्मॉल टाइम में, वो dH इक्वल टू आई स्क्वायर dt होगा। ऑफ कोर्स इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो कंप्लीट टाइम पीरियड टी में, तो हमें फुल हीट जो पैदा हो रही है एक साइकिल में वो मिल जाएगी, 0 से लेके t तक आई स्क्वायर आर dt। ये इंटीग्रेट करने पे हमें मिला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे वो डीसी वैल्यू से, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो डीसी हीटिंग इफेक्ट पैदा करे फुल एक बार में, जो टी टाइम में पैदा करे वो, और हमारा जो एसी वेरी करता हुआ पैदा कर रहा है, बोथ शुड बी इक्वल। ओके, तो हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी बाय कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वाला वही जो डीसी करंट है, जिसको इफेक्टिव भी हम कहने वाले हैं। तो इट विल बी एच इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी। यहाँ पे टी हमारा टोटल टाइम होगा, आई इफेक्टिव हमारी इफेक्टिव वैल्यू है ही, तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया। ओके, और ये हमारा एसी के लिए हीट का फॉर्मूला आया था। दोनों को इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। जब इक्वेट करेंगे तो आर और आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बिकॉज वो कांस्टेंट है तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब हम लोग टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे और रूट को उधर भेजेंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन इफेक्टिव का मिल जाएगा। अब इसमें ये जो इंटीग्रेशन, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, और हाँ, इस इक्वेशन को स्टार बोला है। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व किया है। 0 से लेके टी टाइम पीरियड पे आई स्क्वायर डी टी को सॉल्व करना है। कैसे होगा? आई की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करेंगे, स्क्वायर है तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, पहला चीज। आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आई स्क्वायर नहीं, ये आई नॉट है। आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, ये बाहर आ गया, 0 से लेके टी। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, वही यूज कर लेंगे। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी सिर्फ फॉर्मूला डाला है। अब इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 2 बाहर आ गया, आई नॉट स्क्वायर पहले ही बाहर था। 1 का इंटीग्रेशन स्मॉल टी हो गया, और कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा और 2 ओमेगा टी के लिए डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा भी होगा। अगेन अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स वो यूज हो गई। लिमिट लगा दिया 0 से लेके कैपिटल टी तक, जहां हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिला? आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 तक तो ठीक है, वो रहेगा। अपर लिमिट पहले इस टर्म में रखेंगे और लोअर लिमिट भी रखेंगे इसमें, और फिर इसमें अपर और लोअर रखेंगे, तो बारी बारी रखेंगे। तो कैपिटल टी माइनस 0 ये हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस आया। अगेन यहाँ पे रखेंगे तो साइन अपॉन में 2 ओमेगा, ओमेगा को ऐसे ही छोड़ दिया। ऊपर हमने क्या किया? ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखा, और अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट 0। अब साइन 0 0 होता है, और टी टी कटने पे साइन 4 पाई भी 0 होता है। 4 पाई क्यों? क्योंकि 2 पहले से था और एक 2 हमने
ओमेगा की जगह रखा 2 पाई बाई टी वाला, तो 2 4 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 है, तो कुल मिला के टी बचा। वी विल गेट आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2। अब जो हमारा ये स्टार इक्वेशन है, इसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को डाल देंगे, तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट आई इफेक्टिव और आई आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट में 1 अपॉन टी था ही, और इंटीग्रल की वैल्यू हमने डाली आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, ऊपर से यहाँ से निकाल के जो हमने निकाली थी, तो टी और टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 रूट के अंदर, तो आई नॉट बाहर आ गया और नीचे रूट रह जाएगा। 1 बाई रूट 2 की वैल्यू सॉल्व करने पे वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.707 आई नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया आरएमएस वैल्यू का। अगेन ये आरएमएस वैल्यू जो है वो पीक से कनेक्ट करता है, ये फॉर्मूले में ये पीक से कनेक्ट हो रहा है विद द फैक्टर 0.707। अगर हम इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव वैल्यू ईएमएफ की लिखें, तो वो बिल्कुल सेम पैटर्न में ऐसे लिखा जाएगी। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फेजर एंड फेजर डायग्राम्स की। तो ये जो एसी के रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वेव फॉर्म में ऐसे पूरा एकदम बनता है। उसी चीज को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड और एक एक यूं कहें डिसेंट मैनर में, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से, सिंपल से एक्चुअली मैनर में लिखने का जो तरीका होता है, उसके लिए हमें एक नए तरीके के डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। वो होता है हमारा फेजर डायग्राम, एंड उसको बनाने के लिए ऑफ कोर्स वी शुड नो व्हाट फेजर्स आर। तो फेजर आर बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर होते हैं। ये वेक्टर घड़ी में जैसे सुई घूमती है, ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते हैं। एक रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी। ऑफ कोर्स हमारा साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी करंट है और ईएमएफ है, उन्हीं के वेरिएशन को ये रिप्रेजेंट करने वाला है। एक वेक्टर होता है रोटेटिंग, ऑल्दो करंट खुद वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल खुद वेक्टर नहीं है, मगर उनके वेक्टर को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, डिफाइन करेंगे और उनका यूज करेंगे एक फेजर डायग्राम बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट दो नोट पॉइंट है। पहला कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी यानी कि ई नॉट और आई नॉट को रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेगा, ईएमएफ और करंट। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, एक्स भी ले सकते हैं बट हम वाई लेके चलेंगे। जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर का वाई एक्सिस पे, वो हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देगा। अगर करंट है तो करंट का इंस्टेंटेनियस आई, और अगर ईएमएफ है तो ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस ई, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान में रखने की क्या बात है कि इन सभी केसेस में हमारा जो ईएमएफ का वेरिएशन हो रहा है, यानी कि ये जो अप एंड डाउन वेरिएशन हो रहा है, हम लोग इसी को प्लॉट करने वाले हैं एक सर्कुलर रोटेशन के तौर पे। तो यानी कि कितनी तेजी से ये ऐसे ऐसे कर रहा है, उतनी ही तेजी से ये चीज हमारी घूमेगी। अब ये सब कैसे होगा उसको देखने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम को समझते हैं। ऑफ कोर्स एक नीट सा डायग्राम भी हमारे पास है, इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं। एक वो डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो एक ऑल्टरनेटिंग करंट को या उसके वोल्टेज को, इनफैक्ट दोनों को ही एक साथ ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि दोनों आपस में सेम फ्रीक्वेंसी के हों और रोटेट हो रहे हो। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है एज अ रोटेटिंग वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर्स होंगे, एक करंट का और एक ईएमएफ का। वेक्टर कौन कौन है? ये रहा करंट का वेक्टर, ये रहा ईएमएफ का वेक्टर। दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं, ऑल्दो फेज इनका अलग अलग है। इन सब पे अभी हम बात करते हैं। तो हम लोग जैसे ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे आगे चल रहा हो या उससे पहले। मतलब ईएमएफ जो वैल्यू पीक वैल्यू अगर अटेन कर रहा है, तो हो सकता हो करंट वो पीक वैल्यू पहले ही अटेन कर ले या थोड़ी देर बाद करे, या हो सकता हो साथ साथ दोनों पीक में जाए, साथ साथ दोनों जीरो हो, साथ साथ दोनों नेगेटिव हो। तो अगर साथ साथ हैं तो ये फाई नहीं रहेगा। और अगर मान लो करंट जो है वो थोड़ा आगे है, थोड़ा पहले काम कर रहा है, तो लीड ले रहा है, तो उस केस में हमें ये एक्सप्रेशन दिखेगा। तो यहाँ हम लोग एक एक्सप्रेशन जनरल प्लस फाई लेके चलें। यहाँ पे फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे फेज डिफरेंस को। एक टर्म हम लोग यूज करेंगे फेज डिफरेंस, यानी दोनों का एंगल अब सेम नहीं है।
वेरिएशन तो सेम है ओमेगा टी, मगर +5 एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके चल रहा है। इसी तरह के कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर मेंटेन किए हुए दो क्वांटिटीज, एक करंट और एक ईएमएफ है, उनको जब एक इस तरीके के सर्कुलर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा डायग्राम हमारा एक फेजर डायग्राम होता है। अब इसमें थोड़ा फेजर डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे दो सर्कल्स बने हैं। ये जो वेक्टर है ना, इसका इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वही हमारा आई नॉट यानी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह ये जो लेंथ है, ये हमारा ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ध्यान से देखें कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर घट रही है, फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये वेक्टर जो ऑरेंज वाला अगर हम देखें तो वो स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, ऐसे घूमते घूमते जाते जाते यहाँ आया होगा। तो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे जब रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन ऑब्वियसली 0 आया होगा। फिर जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो इसका प्रोजेक्शन हमें कुछ मिला होगा। फिर ये यहाँ आया होगा तो प्रोजेक्शन हमें ये मिला। जब ये यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन ये मिला। करते-करते यहाँ पहुँचा तो वाई प्रोजेक्शन हमें यही मिला। तो ये जो प्रोजेक्शन, अगर ये डॉट को हम बना के देखें तो ये डॉट यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, मतलब ये जो वैल्यू है ये पहले बढ़ी, फिर ये वैल्यू घटेगी, फिर ये वैल्यू नेगेटिव साइड में जाएगी, फिर वापस आएगी। तो ये इसी चीज़ को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वेरिएशन है साइनसॉइडल। यानी कि फेज़र ने उसी काम को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कर दिया। तो ये इसका जो लेंथ है वेक्टर का, ये हमारे पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, वो हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जो करंट का है वो करंट का इंस्टेंटेनियस, जो ईएमएफ का है वो ईएमएफ के इंस्टेंटेनियस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ डायग्राम हमने बनाया है। और जिस रफ्तार से ये रोटेट हो रहा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। कितना तेजी से वो एंगल स्वीप आउट कर रहा है, तो टी टाइम में वो कितना स्वीप कर लेगा, ओमेगा टी। भाई अगर ओमेगा वेलोसिटी है एंगुलर वाली और डी टाइम है, तो कितना एंगल स्वीप कर लेगा, ओमेगा टी। और चूंकि करंट और आगे और थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा उससे कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन किए हुए, तो +5 हमने डाला हुआ है, तो एक्स्ट्रा एंगल आगे बढ़ के वो बनाए हुए। तो ये डायग्राम इन दोनों इक्वेशन को बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेजर। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट डेरिवेशन को देखेंगे। ओके, डेरिवेशन नंबर 4, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर, जहां पे एक सिंपल रेजिस्टर हो। ओके, ये डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा है। एक रेजिस्टर हमारा बना और एक उसमें एसी सर्किट, हमारा वो ईएमएफ जो है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स, वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ईएमएफ की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अप्लाइड ईएमएफ, अब आगे से किसी भी डायग्राम में कोई भी, चाहे एलसीआर सर्किट हो या एनी अदर सर्किट हो, जो अप्लाइड ईएमएफ होगा वो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही रहेगा। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इसमें एक रजिस्टर लगा है और कोई अदर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या तुम्हारा इंडक्टर वगैरह नहीं लगा। वी कॉल्ड इट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या कहता है भाई, समेशन ऑफ सारे ईएमएफ एंड सारे आईआर बराबर होंगे। केवीएल लगा रहे हैं किरचॉफ, ये मैंने फर्स्ट लॉ नहीं लिखना चाहिए था, ये सेकंड लॉ है किरचॉफ का। किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो सारे ईएमएफ क्या, एक ही ईएमएफ है ई, और सारे रेजिस्टेंस का एक ही आर है, तो आई आर कर दिया। अब ईएमएफ हमें पता ई नॉट साइन ओमेगा टी है, क्योंकि हमने वही अप्लाई किया है। तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी दिस। कैसे हुआ, आर से डिवाइड कर दिया, ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट बोल दिया। तो ये जो ई नॉट अपॉन आर है, इसको आई नॉट बोल दिया, जो कि मैक्सिमम या पीक वैल्यू है एसी करंट का। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया था उसका एंगल कैसा था, ओमेगा टी, और जो रिजल्ट हमें मिला उसका एंगल कैसा है, वो भी ओमेगा टी। यानी कि अप्लाइड ईएमएफ ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी सेम टू सेम पैटर्न का, सेम फेस का हमें करंट भी मिल गया। यानी कि करंट और ईएमएफ बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल एकदम हैंड इन हैंड, एकदम बिना किसी गैप के। We can safely say both current and EMF are in same phase. Phase difference is 0. ये हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं। यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये रहा हमारा EMF और करंट दोनों का ही ग्राफ, EMF और करंट का ग्राफ टाइम के साथ। तो हम देख सकते हैं दोनों, एक ज़्यादा ऊंचा है वो अलग बात है, दोनों का पीक वैल्यू अलग है, अलग होनी भी चाहिए। यहाँ पे ई नॉट है और यहाँ ई नॉट बाई आर है। ये चीज़ जो आई नॉट हमें दिख रही है, ये ई नॉट बाई आर है, तो दोनों का पीक सेम है भी नहीं, तो डायग्राम में कहाँ से होगा।
तो पीक तो डिफरेंट है मगर दोनों साथ में चढ़ रहे हैं, साथ में उतर रहे हैं, साथ में नेगेटिव में जा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ फाई जीरो। फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, दोनों एक दूसरे पे मर्ज है क्योंकि इनमें फाई जीरो है। हाँ, एक का एम्पलीट्यूड छोटा है और एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है। अब इसी का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देगा, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने ऊपर देखी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप की आई थी, हमने ऊपर डिराइव भी किया था आई नॉट साइन ओमेगा टी को। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। अब हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट देख लेते हैं। इंडक्टिव से पहले कैपेसिटिव। तो सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। अब इसमें कोई डेरिवेशन नहीं हमें करना है, डेरिवेशन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, दैट इज गुड, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो काम की चीजें वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो एक हम लोग ने डायग्राम बनाया जहां पे एक कैपेसिटर लगा है और अगेन सोर्स जो लगा है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। दैट इज वेरी सिंपल। डीसी के टाइम पे क्या है, कैपेसिटर एक बार जब पता है ना फुल चार्ज हो जाएगा, तो अब तो चार्ज हो गया तो ये फर्दर करंट को फ्लो होना बंद कर देगा एक बार अकेले। तो यहाँ पे करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है और ये बहुत क्विकली होगा। एसी के केस में ये कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा, फिर एक बार पोलैरिटी रिवर्स होगी, डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज, तो ये एक कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड कर देता है, यानी एसी में करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा अगर एक कैपेसिटर लगा है, डीसी को ब्लॉक कर देगा। ये चीज हम लोग आगे फॉर्मूले से भी देख लेंगे। अब इसमें जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि वो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोग अप्लाई किया है, जो रिजल्ट करंट का आएगा वो ये रहेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही था आर के केस में, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई भी आ जाएगा, यानी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस पाई बाई टू 90 डिग्री का रहेगा। नोट करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आई नॉट है वो ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाई ओमेगा सी, जिसको हम लोग ई नॉट ओमेगा सी भी कह सकते हैं। तो ये आई नॉट का फॉर्मूला यहाँ पे हमें याद रखना है। जैसा मैंने मेंशन किया कि करंट यहाँ पे ईएमएफ से लीड कर रहा है, पाई बाई टू फेज से आगे है, तो वो फेजर डायग्राम में आगे दिख भी रहा है। ये रहा हमारा फेजर वेक्टर जो हमारा है, रोटेटिंग वेक्टर ई नॉट यानी ईएमएफ का ओमेगा टी से, क्योंकि वो हम लोग हमेशा साइन ओमेगा टी करके इनपुट को लेंगे। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग मान के चलेंगे, यही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा ओमेगा टी, और इससे 90 आगे है करंट, तो इससे एडिशनल हमने डाल दिया पाई बाई टू, तो ये लीड ले रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाई इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा केस हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे डिफाइन होगा कि भाई ठीक है, एसी जो है वो कैपेसिटर से फ्लो कर जाता है, लेकिन फिर भी उसके फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस आता है, उस तरह के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग टर्म देते हैं। रिएक्टेंस एक तरीके का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर फ्लो ऑफ एसी में ऑफर कर रहा है, यानी एसी के जब फ्लो होगा तो जो टोटल करंट जब फ्लो होने के टाइम पे टोटल जो रेजिस्टेंस मिलेगा एक कैपेसिटर की वजह से, दैट विल बी कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट, हमें ओके ये फॉर्मूला हमने ऊपर अभी देखा था, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, पोटेंशियल अपॉन आर, हम देख सकते हैं ये चीज जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग इसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटिव है तो सी टर्म यूज करेंगे। तो एक्सी बराबर हो गया हमारा 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा हमें पता है 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ सी, वेरी सिंपल। बिकॉज एक्सी और कुछ नहीं रेजिस्टेंस ही है, तो यूनिट भी वही वाली होगी, ओम। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला केस है एसी के केस में। तो एसी में हमें दिख रहा है कि भाई एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। दूसरे केस में जब डीसी में हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो जीरो है, डीसी कहाँ फ्रीक्वेंट है, डीसी का तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो वहां पे अगर हम लोग जीरो यहाँ डाल देंगे तो हमें एक्सी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एक
कैपेसिटर जब उससे डीसी फ्लो हो रहा है, और ये बात मैंने ऊपर भी कही थी कि एक बार चार्ज हुआ जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा एंड देन फिर करंट ब्लॉक, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा डीसी के लिए, एक कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ओके, दैट्स परफेक्ट, यहां तक तो ठीक है। अब आरएमएस की वैल्यू हमने आई नॉट अपॉन रूट टू पर डेराइव की थी। एक और फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, वो होगा ई आर एम एस, यानी टोटल पोटेंशियल, आरएमएस वाला क्योंकि आरएमएस करंट लेके चल रहे हैं, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, और कैपेसिटिव के केस में वो एक्सी है। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। ओके, कैपेसिटर तो देख लिया, अब इंडक्टर देखते हैं। इंडक्टर वाले केस में क्या है, एक इंडक्टर लगा है और ई नॉट साइन ओमेगा टी ये हमारा इनपुट ईएमएफ है। ओके, डेरिवेशन अगेन इसमें एज सच इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, हम लोग सीरीज एलसीआर का जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है कि अप्लाइड तो ईएमएफ हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा, जो हम लोग चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या रेजिस्टर हो या आगे सीरीज एलसीआर हो, किसी भी केस में यही लगाएंगे, इनपुट देंगे। जो रिजल्ट निकल के आएगा आफ्टर डेरिवेशन वो हमें ध्यान में रखना है। करंट जो है वो इस बार लैग करेगा, लीड कर रहा था कैपेसिटर में, लैग करेगा इसमें, और रजिस्टर के केस में ना लीड ना लैग, वहां पे सेम फेज में होगा। जो आई नॉट की वैल्यू है वो हमें ध्यान में रखनी, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है। ये जो आई नॉट है वो ई नॉट बाई ओमेगा एल है, और फाई जो है फेज डिफरेंस दोनों का पाई बाई टू है। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है माइनस पाई बाई टू, यानी करंट जो है वो लैग करेगा, लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाई टू फेज से। तो ये फेजर में देख लेते हैं, हमारा ये रहा ईएमएफ का फेजर, ई नॉट ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल के साथ, तो ये हमें दिख रहा है, ये तो वही ओमेगा टी बनाया है, और इससे 90 पीछे, यानी 90 नेगेटिव साइड में, ये पीछे की तरफ बैक साइड में। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन हुआ था, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिफाइन होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी ऑफ कॉस। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ओके। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो ये रहेगा, इसको भी लर्न हम लोग रखेंगे। जैसे एक्सी निकाला था 1 बाई ओमेगा सी, एक्सएल ओमेगा एल होता है, जहाँ एल ऑफ कोर्स इंडक्टर है, इंडक्टेंस है इंडक्टर का, जो कि हेनरी होता है। ईएमआई वाले चैप्टर में हम लोग ने इसको डिस्कस भी किया था। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, इट विल बी 2 पाई एफ एल, ध्यान में रखना है हमें। तो बहुत क्लियरली हमें इसी फॉर्मूले से केसेस दिख रहे हैं। पहला एसी के केस में हमें दिख रहा है कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये रहा ग्राफ, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इंपॉर्टेंट है अगेन। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, एफ तो जीरो होगा, यानी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है नो रेजिस्टेंस टू डीसी, डीसी को कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा जब एक इंडक्टर उससे फ्लो हो। जबकि कैपेसिटर अगर है, सॉरी, एक इंडक्टर उससे फ्लो हो, मैंने ये क्या वर्ड बोल दिया, एक इंडक्टर से जब डीसी फ्लो हो तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं उसको ऑफर होगा बाय द इंडक्टर, जबकि कैपेसिटर ब्लॉक ही कर देता है। तो एक बुरी तरीके से जाने दे रहा है, पास होने दे रहा है, और एक बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहा है, किसको, डीसी को। एसी के केस में दोनों ही ना ब्लॉक कर रहे हैं ना पूरी तरीके से जाने दे रहे, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी से, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखते हैं, डेरिवेशन नंबर 5, सीरीज एलसीआर सर्किट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगेन डेरिवेशन है, सीरीज एलसीआर सर्किट। इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अगेन, बिकॉज इनपुट में हम लोग वही देने वाले हैं। तीन लोग लगे हैं, एल, आर, एल और सी, इसी को कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों मौजूद है। तीनों का जो रेस्पेक्टिव पोटेंशियल है V इक्वल टू आई आर, सिंपल सा ओम्स लॉ पैटर्न पे, VL यानी इंडक्टर वाला पोटेंशियल जो है वो I इंटू रेजिस्टेंस इंडक्टर वाला विच इज एक्सएल, और कैपेसिटर वाला सिमिलरली I इंटू एक्सी।
हमको कुछ बातें पता है ऑलरेडी, जो इंडिविजुअल वाला हम लोग ने डिस्कस किया है, ओनली रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, उन तीनों का यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे। V और I के बीच में करंट VR यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट, इनके बीच में हमें पता है कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, I और VR। ये हम लोग ने ऊपर देखा हुआ था। जो प्योरली इंडक्टिव होता है वो और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, जो वहां पे ईएमएफ था, वो दोनों सेम फेज में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, ये जो नॉट लगा के हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे ये चीज जो मैंने लिखी है, इट इज V नॉट R इक्वल टू I नॉट R, ये हमने उसके पीक वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, पोटेंशियल और IR के फॉर्म में लिखा है। ओके, इंडक्टर के केस में अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिहाइंड लैग करता है π/2 फेज से, करंट से लैग करता है। तो करंट आगे होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, जो वहां पे ईएमएफ हुआ करता था VL हमारा π/2 पीछे होगा। ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है। और VC जो है वो आगे होगा, अहेड होगा, वो भी हम लोग ने देखा है, वहां पे +5 आता है। और तो ये इससे अहेड होगा। अहेड कैसे होगा, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा करंट और ये उससे आगे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अहेड है। ठीक है, VC लाइज अहेड विद रिस्पेक्ट टू करंट। ठीक है, तो ये हमारा केसेस हो गया। यहाँ पे ये करंट से पीछे है, यहाँ पे ये करंट से अहेड है, दोनों चीज हमारे पास हो गई। अब हम लोग इन्हीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके फाइनल डायग्राम देख लेते हैं। ये वो केस है जहां पे VL ज्यादा है और VC कम है, ये वो केस हम लोग देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमें पता है कि जो करंट है और जो VR है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा VR और ये रहा करंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है और जो करंट होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में है। तो पहला हम लोग ने सबसे पहले यही ड्रॉ करेंगे, VL और VR और I दोनों सेम फेज में हो गए। उसके बाद ईएमएफ को हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। ईएमएफ हमारा, ये जो ईएमएफ है, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, अगेन हम लोग प्रीवियस डायग्राम से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडक्टर वाला केस था ना, कहाँ गया, ये कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर में हम देख सकते हैं करंट जो है वो इस तरफ है और ईएमएफ या पोटेंशियल इस तरफ है। तो करंट हमारा, कैपेसिटर कहाँ गया, ये रहा। करंट हमारा पहले था, ये पीछे के साइड में था, तो वो देख सकते हैं करंट ये है और उससे इधर की तरफ हमारा VC है, दैट इज करेक्ट। और उसके अपोजिट हमारा इंडक्टर के केस में होगा। इंडक्टर का केस वाला भी हम लोग दोबारा देख लेते हैं। ये रहा इंडक्टर का केस, इधर पहले की तरफ हमारा ईएमएफ है, बाद की तरफ हमारा कौन है, करंट। तो पहले की तरफ हमारा हो गया पोटेंशियल और बाद की तरफ हो गया करंट। तो ये जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं को अब हम लोग यहाँ पे सम अप कर रहे हैं, तो सारी बातों को जोड़ के लिख रहे हैं। तो हम लोग ने पहली चीज क्या देखी कि VR और करंट दोनों सेम फेज में है, वो दिख रहे हैं, एक चीज हमारा हो गया। VR से, या यूं कहें करंट से, VR से नहीं, करंट से हमारा VL जो है 90 आगे होता है, तो ये रहा 90 आगे, और VC 90 पीछे होता है, तो ये रहा VC पीछे। तो ऑब्वियसली ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, VL और VC। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अगर कैंसिल भी करेंगे, अपोजिट हो गए, वेक्टर है, कैंसिल करेंगे, तो जो रिजल्टेंट बचा वो हमारा VL, चूंकि बड़ा हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में बचेगा VL माइनस VC। तो हमारे पोटेंशियल्स का अगर हम हिसाब लगाएं, तो 3 पोटेंशियल है, VR, VL, VC, और इन तीनों का निचोड़, इन तीनों का जो रिजल्ट है, इट शुड बी इक्वल टू EMF ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल मिलकर नेट EMF दे देगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे अभी। तो कंसेप्चुअली हमने सबसे पहले VR और I को बना लिया, दोनों सेम फेज में है। उसके बाद I से 90 आगे, 90 पीछे, इन दोनों को बना लिया।
इसका और इसका सबसे पहले हमने वेक्टर एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन एक्चुअली हुआ, तो ये VL माइनस VC मिल गया। अब ये VL माइनस VC लाल वाला और VR यही दोनों बचे, इनका रिजल्टेंट हमें EMF देना चाहिए, तो इसी का फायदा उठाएंगे। अच्छा, बिकॉज अच्छा VR और VL माइनस VC इनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली बीचम बीच से कहीं यहाँ से जाएगा, नॉट एग्जैक्टली मिडिल से, बट कहीं यहाँ से जाएगा। तो जो इसको हमने फिर फाइनली येलो वाला ये EMF को बना लेंगे। तो ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे बना है। सबसे पहले VR और I को बनाया, VR से हम लोग ने 90 आगे VL को, 90 पीछे VC को बनाया, VL और VC का डिफरेंस हमने लिया। अब ये जो VR है और VL माइनस VC इनके बीच से कहीं से EMF को बना लिया। ऑब्वियसली कुछ एंगल बना है तो ये एंगल हमने फाई ले लिया, फेस डिफरेंस। तो पहला काम हमने समझा कि VL और VC का रिजल्टेंट VL माइनस VC आएगा। अगर VC बड़ा है तो वो आएगा उस केस में हमारा VC अगर मान लो बड़ा है VL से, उस केस में हमें VC माइनस VL मिल जाएगा, इसका उल्टा। अब हम लोग VL माइनस VC जो निकाल चुके हैं लाल वाला और VR का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और टेक्निकली वो EMF के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ या फिर एक तरीके से पाइथागोरियन थ्योरम वो यूज कर लेते हैं। इसका रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। बिकॉज ये जो तीर बनी है ये पीक वैल्यू होती है, तो सारा कुछ हम लोग पीक के टर्म में डील करेंगे। तो यहाँ पे सब जगह नॉट हमें दिखाई देगा जो कि पीक वैल्यू होती है। तो ई नॉट का स्क्वायर हमारा हो जाएगा वी नॉट आर का स्क्वायर, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हमने लगाया है एल्जेब्रिक सम, जो एल्जेब्रिक सम कह रहे हैं, पाइथागोरियन जो थ्योरम हमारा होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह सकते हैं। बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो कह सकते हैं हमारा ये वही फॉर्मूला लग रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा cos 90 0, तो वो टर्म हमने नहीं लिखा। अब इसमें यहाँ वी नॉट आर को हम लोग आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, वी नॉट एल को आई नॉट इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, वी नॉट सी को आई नॉट इंटू एक्सी लिख सकते हैं, ऊपर हमने दिखाया था। तो सभी जगह से आई नॉट को कॉमन लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, वी विल गेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ये ई नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आई नॉट निकालना है तो इस पूरे को डिवाइड में भेजेंगे और साथ में आई नॉट स्क्वायर का इधर रूट करेंगे। तो ई नॉट स्क्वायर ई नॉट हो गया और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट का एक्सप्रेशन हो गया फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। उस केस में क्लियरली हमें दिख रहा है कंपेयर करने पे कि ये भाई EMF है, ये करंट है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। उसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इंपेडेंस कहेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि Z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल पता है, एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी पता है, तो ये हमारा फाइनल इंपेडेंस का फॉर्मूला हो गया। इसी फिगर से हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये ट्राइंगल एक मिला, उस ट्राइंगल को सेपरेट करते हैं तो एक नाम पड़ा इम्पीडेंस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये एंगल फाई होगा, ये 90 होगा, हाइपोटेनस Z होगा, बेस हमारा रेजिस्टेंस होगा, और ये वाला जो है वो एक्सएल माइनस एक्सी होगा। जो VL और VC, VL माइनस VC लिखा था उसी के करस्पॉन्डिंग वाले पोटेंशियल हैं। जो EMF था उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, वो Z है, और जो VR था उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो ये ट्राइंगल हमारा वहीं से निकल के आया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हमें देखने होंगे। पहला केस है इंडक्टिव केस। इंडक्टिव केस में एक्सेल जब बड़ा है एक्सी से, एक्सेल हमारा ज्यादा है एक्सी से, वो केस हमारा इंडक्टिव केस है। ओके, यहाँ पे हमने tan फाई लिया तो दिख सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो अपना लगा लेंगे, ये फॉर्मूला मिलेगा, cos फाई को r बाई z होगा। अच्छा, क्यों इंडक्टिव केस कह रहे हैं भाई, एक्सेल बड़ा है, डोमिनेट कर रहा है, तो इंडक्टिव केस बोल दिया। एक्सी बड़ा है तो कैपेसिटिव बोल देंगे। वहां पे यहाँ पे एक्सेल बड़ा था तो एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सेल, बाकी cos फाई जो है r बाई z हर केस में होगा। अगर एक्सेल और एक्सी बराबर हो गए, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब VL और VC खत्म, केवल और केवल R बचा। तो उस केस में हमारा जो आई नॉट हो जाएगा वो ई नॉट बाई जेड हो जाएगा, और Z और कुछ नहीं R है, तो ई नॉट बाई R भी कह सकते हैं, प्योरली रेजिस्टिव केस हो गया।
और उसके अलावा ई नॉट बाई रूट टू, अगर हम दोनों तरफ रूट टू डिवाइड कर दें तो ई नॉट बाई रूट टू को आई आर एम एस और सॉरी आई नॉट अपॉन रूट टू को आई आर एम एस और ई नॉट अपॉन रूट टू को ई आर एम एस भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक सा प्योरली रेजिस्टिव वाला फॉर्मूला उठा के लिख दिया है। एक्सर एक्सी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उस केस में हमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मिलेगा, रेजिस्टिव का केस मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन नंबर 6, पावर इन एसी सर्किट। पावर सिंपली क्या होता है? रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसी को पावर कहते हैं। दैट्स ऑल। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी तेजी से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब बिकॉज यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है कि करंट और ईएमएफ दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो पावर भी वेरी करने लगेगा। तो पावर हम लोग निकालें कैसे? तो क्या करेंगे, किसी एक मोमेंट पे पावर निकालेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पावर निकालेंगे और उसको इंस्टेंटेनियस पावर कह देंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट होगा। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भाई ये होता है, इंस्टेंटेनियस करंट मान लेते हैं -5 वाला, +5 भी लेके चल सकते हैं माइनस, तो ये मान लेते हैं ये ईएमएफ है और ये करंट है। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे वो E का और I का प्रोडक्ट होगा। तो E की जगह ये रखा, I की जगह ये रखा, दोनों को रख दिया। अब हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा फैंसी वे में ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी पे बड़ी क्लियरली यहाँ मेंशन है, 2 साइन ए साइन बी को कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा फाई, माइनस कॉस खा जाता है तो कॉस फाई ही बचेगा, और ये रहा माइनस साइन ये वाला, बाकी ओमेगा टी 2 ओमेगा टी मिल गया -5। तो हमें ये मिला इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम इंस्टेंटेनियस का पूरा नेट एवरेज निकाल दे तो एवरेज पावर भी मिल जाएगा। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा हमारा, इसी का अगर ये जो इंस्टेंटेनियस निकला इसका एवरेज ले ले, यानी एवरेज ऑफ दिस होल टर्म। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका ये सभी कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, cos फाई कांस्टेंट, तो इनका तो एवरेज उतना ही रहेगा, कांस्टेंट का एवरेज वही चीज रहती है। लेकिन जिसमें टाइम पीरियड कंटेन हो, ऐसा टर्म जो है टाइम डिपेंडेंट कोसाइन टर्म, इनका एवरेज जो है वो 0 होता है, ध्यान में रखेंगे इसका। ओके, टाइम डिपेंडेंट जो कोसाइन टर्म होते हैं उसका जब फुल टाइम पीरियड पे हम लोग एवरेज मतलब पूरे कंप्लीट पे निकालना टाइम पीरियड पे, और वो 0 आएगा। अगर वो याद हो कॉस वाला टर्म जब चार्ज निकाल लेते तो वहां पे भी 0 आया था। तो कोसाइन टर्म में अगर टाइम पीरियड है भाई, वेरिएबल है, तो उसको इंटीग्रेट करने पे उसको एवरेज निकालने पे 0 मिलेगा, यानी कि ये टर्म हमारा एवरेज में 0 हो जाएगा। हमें कुल मिला के बचा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, ये हमारा एवरेज पावर हो गया। अगेन एवरेज पावर आया कैसे, जो इंस्टेंटेनियस पावर निकाला था उसी का एवरेज लेके मिल गया हमें एवरेज पावर। अगर मैं इसी में 2 को जरा सा रूट टू करके ई नॉट आई नॉट पे बांट दूं, तो वी विल गेट ई नॉट अपॉन रूट टू विच कैन बी रिटन एज ई आर एम एस, पता है। आई नॉट अपॉन रूट टू को हम लोग आई आर एम एस लिख सकते हैं, अगेन पता है। और कॉस फाई, तो पावर एवरेज का एक ये फॉर्मूला मिल गया। कॉस फाई एनी टाइम आर बाई जेड होगा फ्रॉम द इम्पिडेंस ट्राइंगल, यहां से। ओके, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि एक टर्म होता है पावर फैक्टर। कॉस फाई को ही पावर फैक्टर, यहाँ जो ये कॉस फाई आया इसी को पावर फैक्टर हम लोग कहेंगे, आर बाई जेड कहेंगे, और जेड हमारा पहले से पता ही होता है, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। इसको भी एमसीक्यूज के रूप में ये क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। नोट पॉइंट कुछ देखेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है कोई फेज डिफरेंस ही नहीं होता, जो ईएमएफ है और करंट है एक ही फेज में होते हैं, तो भाई पावर फैक्टर वहाँ cos 0 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव की बात करें, वहां पे फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है और cos पाई बाई 2 तो 1 होता 0 होता है, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी पावर फैक्टर की। तो प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मिनिमम पावर फैक्टर, एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम यानी 1 पावर फैक्टर की वैल्यू होगी। Now let's understand wordless current. सो वॉटलेस करंट बेसिकली मतलब ही ये नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉट लेस, जिसका कोई पावर वैल्यू ना हो। तो एक ऐसा करंट एसी करंट वॉटलेस कहलाएगा अगर उसका एवरेज पावर पूरे सर्किट में 0 हो, जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रहा है वो 0 हो। कैसे होगा वो देखते हैं। पावर एवरेज का फॉर्मूला हमें ये पता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, अभी बात हुई इस पे। दो कंपोनेंट्स का हम लोग कर लेते हैं कैसे, पहले डायग्राम में देखते हैं। मान लेते हैं ये रहा आई आर एम एस जो कि फाई
फेस के साथ ERMS से एंगल बना रहा है। तो ERMS ये रहा, IRMS ये रहा, फाई एंगल बना रहा है। अब इस ERMS का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक अलोंग ERMS, एक उससे 90 डिग्री पे, ERMS साइन फाई। तो एक ERMS कॉस फाई, एक ERMS साइन फाई। ऑब्वियसली ERMS साइन फाई वाला जो है वो 90 फेस पे है IRMS के साथ, ये इनसे 90 एंगल बना रहा है। हमको याद रखने की एक बात ये कि कोई भी करंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो होता है कि EMF जो है वो लो, करंट जो है वो लो और उनके बीच का एंगल लो, ठीक है। तो हम लोग जब IRMS साइन फाई को उठाएंगे तो वहां फेज डिफरेंस तो इनके बीच का 90 है, और तो पावर एवरेज इस पूरे करंट का कितना होगा, EMF, ये वाला पूरा करंट और इनके बीच का कोसाइन ऑफ एंगल विच इज cos 90, और वो जीरो है। तो यानी कि जो पावर एवरेज का फॉर्मूला निकल के आएगा इट विल बी जीरो। यानी कि जो ERMS साइन फाई वाला है इसके करस्पॉन्डिंग कोई पावर नहीं, जो भी पावर सर्किट में आ रही है वो cos फाई वाले कंपोनेंट की वजह से आ रही है। तो जो साइन फाई वाला कंपोनेंट इट्स कॉल्ड वॉटलेस और आइडल current. That's all. It's the detailed derivation and concept of alternating current. Okay. I hope you all have enjoyed it. सारे concept clear हुए होंगे. So that's all.